स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुमित टेक क्लासेस में। तो चलिए आज बात करते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जी हाँ, तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको चैप्टर वाइज आपको हर पॉइंट्स आपको मैंने उसमें डील किया। मैंने आपको टोटली चीज़ उसमें पढ़ाया, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, चार्ज डेंसिटी, कूलॉम्स लॉ के बारे में, और फिर आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उतना सब मैंने उसमें बताया। अगर कोई भी छात्र नए हो तो मेरी इस चैनल पे जाइए और जा करके इस थ्योरी का पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बहुत अलग अलग जगह से छाट करके लाया है, और ख़ासकर मैंने यह आपका ITI एग्ज़ाम जो होने वाला है इसमें यह आपका बहुत ही मदद करेगा। और आपका जितना भी आपका सेट है, या फिर अगर आप अपने घर पे अगर मॉडल बना रहे हैं, मॉडल अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यह आपको बहुत ही काम आएगा और इससे आपको बहुत ही आपका मदद साबित होगा, आपका हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश कब प्रवाहित होता है? तो विद्युत आवेश सिर्फ और सिर्फ आपका चालक के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी चालक के माध्यम से ही आपका आवेश जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, बहता है, फ्लो होता है, प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चालकों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखिए कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे कि धातु का तार होता है तो उसमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? आयंस के कारण, प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। यहाँ दोस्तों का सबसे पहली बात कि करंट कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स के सतत प्रवाह को। तो इलेक्ट्रॉन्स का सतत प्रवाह आपका धातु का तार प्रत्येक तार आपका पदार्थ से मिलकर बना है, और प्रत्येक पदार्थ आपका अणु और परमाणु से मिलकर बना है ना। और हर परमाणु मिलकर किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ दोस्तों जब हम इलेक्ट्रॉन का जब सतत प्रवाह होता है तभी आपका विद्युत का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के कारण। तीसरा दोस्तों वो देखिए आपका कि परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों परमाणु में आपका निम्न 3 मौलिक कण कहा जाता है। ये आपका देखिए ऑप्शन बी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तो आप 9-8 क्लास से ही जानते होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 3 का बी। चौथा देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि जब एक समान आवेश के गोले अंदर जाता है तो विद्युत विभव क्या होता है? देखिए, जब एक समान आवेश गोला का अंदर जब आपका विद्युत जो विभव होता है वो ऑप्शन सी उतना ही रहता है जितना उसके सतह पर होता है। जैसे एक समान गोला है तो उसके सतह पर जितना आवेश होगा आपका जो समान आवेश का जो आपका गोला होगा उसके सतह पर जितना विद्युतीय विभव होगा उतना ही ठीक उसके आपका तो चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। तो चौथा क्वेश्चन है आपका देखिए कि जब एक समान आवेश गोले के अंदर जाता है तो विद्युतीय विभव क्या होता है? जहाँ दोस्तों जब एक समान आवेश जो है उसके गोले के अंदर आपका उतना ही रहता है जितना उसके सतह पर विद्युतीय विभव होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि आपका समान आवेश का जो गोला है उसके अंदर उतना ही विद्युतीय विभव होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। चौथा का इसका सी आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए है कि EMF जरूरी होता है। जी हाँ, EMF क्यों जरूरी होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए, चालक को प्रतिरोध में बदलने के लिए। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, EMF किसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करे। तो इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए हम लोग को EMF क्या होता है? जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गतिमान होते हैं तभी आपका क्या होता है? करंट का प्रवाह शुरू होना चालू हो जाता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 का बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है? जहाँ दोस्तों अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 होता है, 0 होता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थ का रेजिस्टेंस आपका ऑप्शन डी 0 होता है। कि एक खोखले चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिए कि कोई भी अगर खोखला होता है ना, खोखला वस्तु,
तो खोखला वस्तु के भीतर आपका जो चालक है कोई भी, उसके भीतर आपका जो विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका 0 होता है। तो पूछे कैसे, तो आपका इतना याद रखिएगा कि आप जब देखते हैं कि जब आप बाहर जा रहे होते हैं कार से, तो आपका अगर कभी भी अगर बिजली कार पे गिरती है तो आपको ज़्यादा आपको हानि नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि आपका जो गाड़ी है वो क्या अंदर से खोखला है, इसलिए आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि अपने शीशे को लगा लेना चाहिए और दरवाजे को गाड़ी के, ताकि क्या हो कि आपको झटका का महसूस ना हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो खोखला चालक है वो आपका करंट जब उस पर प्रवाहित होता है तो करंट अंदर की ओर नहीं प्रवाहित होता है, सब उसके ऊपर से ही आपका उसका जो आवेश है वो आपका बह करके निकल जाता है, इसलिए उसके अंदर का विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। तो आपका 8वां हो जाएगा अगला क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा विद्युत आवेश का मात्रक हमेशा क्या होता है, कूलम्ब होता है, ऑप्शन डी। अगला दोस्तों देखिए आपका कि 9 नंबर, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल के लिए कूलम्ब नियम किस नियम से मिलता जुलता है। तो जी हाँ, कूलम्ब नियम क्या कहता है, कूलम्ब नियम से आपका 2 तरह का बात निकला था कि F जो है वो Q1 इंटू Q2 का क्या होता है, समानुपाती होता है, और F जो होता है उनके बीच के दूरी R जो होता है उसके वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। तो ये जो नियम है, ये नियम आपका जो है वो ऑप्शन डी न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ के से बहुत ही मिलता जुलता है ना दोस्तों। आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, तो यह नियम उस नियम से बहुत ही आपका मिलता जुलता नियम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है दोस्तों आपका देखिए 10वां क्वेश्चन कि 2 पोटेंशियल के बीच कार्य कर रहे इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी 2 पोटेंशियल है, अगर उसके बीच आपका वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो उसको आप क्या कहेंगे, ऑप्शन डी पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 2 पोटेंशियल के बीच मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है, लेकिन 2 पोटेंशियल के बीच कार्य कर रहा इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। 11 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन कि 5 एम्पियर का करंट निम्न के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप बात कर लें कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है दोस्तों। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और T का क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड, तो जिस तरह आपका 5 एम्पियर है उसी तरह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है आपका। अगला है आपका 12, 1 कूलम्ब होता है। देखिए सेम एज आपका ऊपर के फॉर्मूले से ही इसका आपका बना है कि 1 कूलम्ब कितना होता है। तो आपका Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो करंट का मात्रक हो गया आपका एम्पियर और टाइम का सेकंड। तो 1 कूलम्ब का मात्रक क्या होता है, 1 एम्पियर सेकंड होता है, ना कि 1 एम्पियर पर सेकंड होता है। जी दोस्तों, क्या होता है, 1 एम्पियर सेकंड, ये आप याद रखिएगा। जी हाँ, बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि जब विद्युत आवेशित वस्तु को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब आपका इसका आंसर पहले आप देख लिए कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दोनों का विभव समान हो। एक बात याद रखिए कि अगर 2 पोटेंशियल जो सेम पोटेंशियल हो, अगर उनको चालक के माध्यम से जोड़ देंगे तो कभी भी करंट का फ्लो नहीं होता। जी हाँ, कभी भी आवेश प्रवाहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों का आपका पोटेंशियल इक्वल है, और आपका हम पहले भी बताएं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। जिस तरह आपका पानी का है उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर बहता है, उस तरह करंट क्या है कि आपका अलग अलग पोटेंशियल रहेगा, तब आप जो आपका करंट है वो फ्लो होगा। सेम पोटेंशियल रहेगा तो नहीं। जिस तरह आपका अगर सरफेस प्लेन हो, वहाँ पे पानी क्या है, अस्थिर रहता है ना, सेम ऐसे वही चीज़ है। अगला देख लीजिए, ये आपका है कि 14 नंबर कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है। यहाँ पे देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस चारों में सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज आपका जो है वो अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, पोटेंशियल में दिशा नहीं है, रेजिस्टेंस में भी दिशा नहीं है।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या है, दिशा है। अगला देखिए वो आपका 15 नंबर कि आवेशित परमाणु क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेशित परमाणु को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए अणु कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। जी हाँ, जब परमाणु को आवेशित कर दिया जाता है या परमाणु आवेशित हो जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। इसका आंसर होगा बी। अगला है देखिए 16 नंबर कि निम्न में से कौन सबसे भारी है। तो याद रखिए दोस्तों कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, अणु से। तो बड़ा कौन हो गया, अणु मिलके बना है। जो अणु है वो बना है किस है, परमाणु से मिल करके। तो परमाणु हो गया छोटा। परमाणु भी मिलके बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो वो सब हो गया छोटा। तो अब ये चारों में सबसे भारी किसे कहेंगे, तो अणु को कहेंगे। जी हाँ, अणु जो है वो सबसे भारी है। अगला है देखिए 17 नंबर की 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। जहाँ दोस्तों एक फॉर्मूला है, वोल्ट इक्वल टू W/Q, मतलब V इक्वल टू W/Q वर्क बाय कूलम चार्ज, है ना। तो वर्क का आपका यूनिट क्या हो गया, आपका वर्क का यूनिट हो गया जूल और चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जूल पर कूलम। क्या होगा, 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 18 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है। बालू से तो कभी करंट पास नहीं होगा, प्लास्टिक से भी पास नहीं होगा, नल का पानी और ग्लास से पास नहीं होगा, लेकिन नल का पानी आपका जो शुद्ध वाटर है, आपका जो नल का पानी है जो आपके घरों में आता है, ये सब क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। कभी कभी देखते होंगे कि बहुत ऐसा आपका जो गीजर है या फिर कुछ ऐसा आपका जो अप्लायंसेज है जिसमें पानी आपका डलाता हो, तो क्या होता है उसका बॉडी कभी कभी हम लोग को झटका देता है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत धारा का सुचालक यहाँ पे नल का पानी है। 19 नंबर देखिए कि कांच के छड़ को जब सिल्क से रगड़ा जाता है तो कौन सा विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो आपको पहले भी बताया है कि अगर दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ें तो क्या होता है, आपका चार्ज का निर्माण होता है, आवेशित हो जाता है अलग वो सब पदार्थ। और क्या होता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो कैसा बनता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनता है, स्थिर विद्युत बनता है। मतलब यह न चल सकने योग्य है और ना ही कोई इसका व्यावसायिक यूज है। तो ये कैसा इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट में करंट का डायरेक्शन होता है। जहाँ दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट का सिर्फ बात किया जाए तो अल्टरनेटिंग करंट में आपका जो करंट का डायरेक्शन होता है वो आपका पल पल बदलते रहता है। जी हाँ दोस्तों, कभी वह पॉजिटिव टू नेगेटिव, कभी वह नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है वो आपका पल पल बदलते रहता है और साथ में इसका मान जो वैल्यू है वो भी आपका इसमें बदलते रहता है। तो अल्टरनेटिंग में आपका जिसका जो करंट का डायरेक्शन है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बदलता रहता है, पॉजिटिव होता है। अगला जो है देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि एक इकाई धनात्मक चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। आपको पहले ही बताया है कि यह क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्योंकि किसी भी पोटेंशियल पर ही आप किसी चार्ज को अनंत से आप क्या कर रहे हैं, उस बिंदु तक ला रहे हैं ना। तो वो आपका पॉइंट क्या कहलाता है, आपका ये वर्किंग आपका क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल कहलाता है। सॉरी यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया है। यहाँ पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा, या आप लिख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। कहीं कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर आपका पोटेंशियल होगा। अगला देखिए वो आपका कि 22 नंबर के एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास आपका मास नंबर या एटॉमिक मास बोले या मास नंबर बोले, मास नंबर कहा जाता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ को कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ दे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा मास नंबर, एटॉमिक मास प्राप्त होगा। अगला देखिए वो आपका 23 नंबर की करंट को फ्लो के लिए क्या जरूरी है। मतलब करंट को बहने के लिए आपका क्या जरूरी है, वोल्टेज सोर्स, कंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर तो जरूरी नहीं होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। वोल्टेज सोर्स एंड कंडक्टर, रेजिस्टेंस भी जरूरी नहीं होगा और फ्यूज भी जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, वोल्टेज सोर्स एंड कंडक्टर। क्योंकि वोल्टेज सोर्स चाहिए कि जहाँ से करंट आपका निर्माण हो, और कंडक्टर जिसके माध्यम से वो क्या हो, बहे।
अगला है वो देखिए 24 नंबर की करंट की उपस्थिति का ज्ञान कैसे होता है। आप करंट का उपस्थिति का ज्ञान किस तरह से करते हैं? चमकने से, विद्युत झटका से, चटकने से। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत ही आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये करंट की उपस्थिति का ज्ञान आपका होता है उत्पन्न प्रभावों से। जी हाँ, करंट का जितना भी उत्पन्न प्रभाव होता है, मान लीजिए अगर करंट किसी आपका उच्च प्रतिरोधक से गुजर रहा है, अगर उच्च प्रतिरोधक वाले धातु से, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट पैदा करेगा। कहीं कहीं यह रे पैदा करता है, कहीं कहीं केमिकल इफेक्ट दिखाता है, कहीं कहीं आपका ये है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट देता है। तो करंट की उपस्थिति का ज्ञान आपका कैसे होता है, उसके उत्पन्न प्रभाव से होता है कि कैसा कैसा वो उत्पन्न प्रभाव कर रहा है। अगला देखिए 25 नंबर की विद्युत को ना तो खालिस्तान जा सकता है और ना ही तो खालिस्तान जा सकता है। तो देखिए विद्युत को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत भी एक क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा को ना तो आप पैदा कर सकते हैं, ना ही आप क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में आप क्या कर सकते हैं, उसे आप हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि धनावेशित वस्तु में होती है। जी हाँ दोस्तों, धनावेशित वस्तु कब होती है? तो जब आपका इलेक्ट्रॉन का उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करे, त्याग करे, क्या करे, त्याग करे, तो आपका क्या हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है तो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला है देखिए आपका 27 नंबर कि ईएमएफ का मात्रक क्या होता है। तो ईएमएफ को कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक आपका क्या होता है, वोल्ट होता है। आप हमेशा याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 28 नंबर कि विद्युत पैदा करने वाली मशीन के टर्मिनल पर मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है। जी हाँ, अगर कोई भी मशीन अगर विद्युत को पैदा कर रहा है तो उसके टर्मिनल्स जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, तो वह टर्मिनल पर जो आपका वोल्टेज दिखाएगा वो आपका ऑप्शन ए टर्मिनल वोल्टेज दिखाएगा। कैसा वोल्टेज दिखाएगा, टर्मिनल का वोल्टेज दिखाएगा आपके मशीन का, कि आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना है। जी हाँ दोस्तों, अगला है देखिए 29 नंबर कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का मात्रक आपका क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम होता है। और रेजिस्टेंस तो आप जानते होंगे कि रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो करंट में के प्रवाह में होने में विरोध पैदा करे। क्या कर, करंट को बहने नहीं दे, उसको विरोध पैदा करे, क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा होती है। तो जहाँ दोस्तों करंट की दिशा तो आपको बताए थे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का दिशा, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया तो अब इलेक्ट्रॉन का दिशा आपको क्या बताया गया, ऑप्शन बी नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या बताया गया, ऑप्शन बी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, करंट का डायरेक्शन और आपका इलेक्ट्रॉन के गति का डायरेक्शन आपका जो करंट की दिशा होती है। यहाँ दोस्तों करंट की दिशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव से क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। अगला है देखिए 32 नंबर कि जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो ये आपको हम पहले भी बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे वो क्या कहलाएंगे, धनावेशित हो जाते हैं और धन आवेश आपका कहलाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका ऋण आवेश कहलाते हैं। सिंपली सी बात है कि अमीर आदमी ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपका क्या करेगा, त्याग करेगा, मतलब देगा, तो वो आपका धन आवेश होगा, धनी होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ग्रहण कौन करेगा, गरीब आदमी, ऋण। तो ऋण आवेश आपका इलेक्ट्रॉन को आपका जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋण आवेश कहलाते हैं। अगला देखिए 33 नंबर कि जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में यहाँ झगड़ा लिख दिए हैं, रगड़ा होगा कि जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है। तो जब दो आप अलग अलग पदार्थ को आपस में रगड़िएगा तो दोनों वस्तु क्या होता है, आवेशित हो जाता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अगला देखिए कि निम्न में से कौन रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक प्रभाव का आपका यहाँ पे एक ही उदाहरण दिख रहा है, वो है बैटरी।
जहाँ दोस्तों आपको हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे केमिकल इफेक्ट्स। तो उस चैप्टर में आपका बैटरी का चर्चा होगा, सेल्स का चर्चा होगा और इलेक्ट्रोलाइट का चर्चा होगा कि कौन क्या होता है। तो यहाँ पर आपका रासायनिक प्रभाव का जो एग्जाम्पल हुआ आपका क्या है, बैटरी है। अगला कि पॉजिटिव वायर तथा नेगेटिव वायर के बीच नापा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है। यहाँ दोस्तों ये याद रखिएगा आप लोग कि फेज और न्यूट्रल के बीच भी मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। और फेज से फेज के बीच भी मापा गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। और पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर के बीच भी मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल वोल्टेज कहलाता है। जी हाँ, वोल्टेज क्या है आपका, किन्हीं दो टर्मिनल के बीच आपका मापा गया क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। जी हाँ, अगला है देखिए वो 36 नंबर कि रेजिस्टेंस के गुण के कौन सा गुण उल्टा होता है। जी हाँ, अगर रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है तो इसका क्या होगा, उल्टा आपका कंडक्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी चालकता, जो आपका करंट को बहने में सहायक होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है 37 नंबर की विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। यहाँ दोस्तों मोटर भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। ट्रांसफार्मर, फैन, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आपका इस तीनों क्या आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। अगला देखिए वो आपका है कि 38 नंबर कि जब चालक तार में से करंट गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन के आपस में घर्षण से क्या उत्पन्न होता है। एक बात याद रखिएगा कि जब कोई चालक तार में से करंट गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आपस में घर्षण करना स्टार्टिंग करता है। यहाँ दोस्तों जब आपका इलेक्ट्रॉन में घर्षण होता है तो क्या होता है, वहाँ पे हीट पैदा होता है। हीट क्या होता है, जनरेट होता है। और वही हीट आपका क्या यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हीट। अगला है देखिए 39 नंबर के हैलोजन लैंप किस प्रभाव का उदाहरण है। जी हाँ, हैलोजन लैंप जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा गैस आयोनाइजेशन। जी हाँ, गैस आयोनाइजेशन आपको पहले भी हम बताए हैं कि गैस के कारण गैस क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है और उसमें से एक चमक पैदा होता है ना, जो आपका गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट कहलाता है या लाइट इफेक्ट कहलाता है। अगला है देखिए 40 नंबर की कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है। जहाँ दोस्तों आप बहुत सारे बुक में देखते हैं कि साइमन लिखा होता है, कहीं कहीं महो भी लिखा होता है, तो आप दोनों ही याद कर लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ, कि कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, साइमन और महो दोनों होता है। अगला देखिए 41 नंबर कि धरती का पोटेंशियल कितना होता है। यह आपको बता दें कि धरती का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि अगर आप धरती में से पोटेंशियल निकाल लीजिए या धरती को पोटेंशियल दे दिए, धरती को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धरती को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए धरती का जो आपका पोटेंशियल माना गया वो आपका क्या माना गया, 0 माना गया। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद रखा कीजिए। अगला है 42 नंबर की क्या ईएमएफ मापा जा सकता है। जी नहीं, ईएमएफ आप कभी भी माप नहीं सकते हैं, भले उसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट आपका जो है कैसे करेंगे, तो यहाँ दोस्तों कैलकुलेट आपका करेंगे कि जो आपका वोल्टेज सोर्स दिया है, जितना वोल्टेज दिए हैं, अप्लाइड वोल्टेज आप दिए हैं, उसमें क्या कर दिए कि वोल्टेज ड्रॉप को घटा दीजिए कि कोई भी आपका जो मशीन है वो आपका कितना उसमें वोल्टेज ड्रॉप किया। तो ये दोनों का अंतर आपका ईएमएफ कहलाता है। लेकिन ईएमएफ को हम किसी भी मशीन से माप नहीं सकते हैं। जी हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन है 43 नंबर की वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्या कहलाता है। तो आप बचपन नहीं 6 से पढ़ते आ रहे होंगे कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मान और दिशा क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, वो क्या कहलाता है, डीसी कहलाता है। ऑप्शन बी क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है। दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा में क्या होता है कि इसका डायरेक्शन और इसका जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कभी नहीं बदलता है, एकदम नियत ही रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है क्या कहलाता है। जी दोस्तों, वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है वो क्या कहलाता है, आपका अल्टरनेटिंग करंट, एसी कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा। और यह धारा आपका पल दर पल, आपका हर पल आपका क्या होता है, बदलता रहता है।
कभी इसका मान ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी यह पॉजिटिव तरफ बहता है, कभी नेगेटिव तरफ बहता है। जी हाँ। अगला देखिए क्वेश्चन है 45 के बैटरी चार्जिंग में किस करंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक बात बता दें कि मोबाइल वगैरह आप जितना भी बैटरी चार्ज करते हैं सब किस करंट से करते हैं, तो डायरेक्ट करंट डीसी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 45 का 20 हो जाएगा इसका आंसर डीसी। 46 देखिए कि आयंस की प्रवाह क्या कहलाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि चार्ज का सतत प्रवाह या फिर इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह या आयन का सतत प्रवाह, ये तीनों प्रवाह आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, धारा कहलाता है। अगला है देखिए 47 नंबर की आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। यह दोस्तों आवेश का सीजीएस मात्रक आपका स्ट्रेट कूलम होता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। अगला है कि 48 करंट का मान 0 हो जाने पर ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात आप याद रखिएगा कि करंट 0 हो जाए या पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए या वोल्टेज 0 हो जाए, लेकिन ईएमएफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह कभी भी 0 नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कभी भी आपका ईएमएफ 0 नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आप लोग का, ये हमेशा याद रखिएगा। 49 नंबर की दो समान आवेश के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो एक बात को आपको बता दें कि कोई भी अगर दो समान आवेश है आपका, तो उनके बीच हमेशा विकर्षण का बल लगेगा, हमेशा एक दूसरे को धक्का देंगे, कभी भी आपका आपस में नहीं सटते हैं। अगला देखिए 50 की विद्युत धारा कैसी राशि है। तो विद्युत धारा जो है वो आपका अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन है लेकिन यह क्या है, अदिश राशि। क्यों? क्योंकि यह जो है आपका त्रिभुज के नियमों का पालन नहीं करता है, जिसके कारण यह क्या है, आपका अदिश राशि है। तो दोस्तों यही था आपका 50 ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह हो तो मैं भी आपको बोर्ड पर बताना और आपको बोर्ड पे बता दूंगा। और दोस्तों जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और सपोर्ट कीजिए हमको कि हम आगे आपका वीडियो बनाते रहें। और यह जो वीडियो था वो मैंने बहुत दिन पर डाला, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। अब मैं रेगुलर डालूँगा और आप लोग का जितना हो जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा। इतना के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।